हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। जो रिमेनिंग जो भी मेन डिटेल है जो आपको जानना जरूरी है वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से बता देता हूं। तो दोस्तों, ये जो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेंटर की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था पीडीएफ में, वो है आपके सामने। तो दोस्तों, जो ये आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेंटर है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, जो कि एक सेंट्रल रिक्वायरमेंट सेल है। तो दोस्तों, मेन आगे आते हैं। आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं दोस्तों, जो ये वैकेंसी है या नोटिफिकेशन है, ये 2024 का तीसरा नोटिफिकेशन है। इससे पहले दो नोटिफिकेशन और निकल चुके हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, आगे आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी कैटेगरी है। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इनमें जो डिफरेंट पोस्ट है उनके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वैकेंसी का बटा हुआ है, वो आप साफ देख सकते हो। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से, जो कि रहने वाला है मटेरियल असिस्टेंट वाली पोस्ट। ठीक है, मटेरियल असिस्टेंट वाली पोस्ट रहने वाली है आपकी। इसमें बात करेंगे यूआर की, तो 10 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 5, एससी की 2, एसटी की 1। इस तरह से टोटल दोस्तों इसमें 19 वैकेंसी हो जाएगी मटेरियल असिस्टेंट की। अब इसकी पे स्केल की बात करते हैं दोस्तों। इसकी पे स्केल रहने वाली है L5, जिसमें आपका बेसिक जो सैलरी बनेगी वो 29,200 के आसपास बनेगी, और अलाउंस जुड़ के भी आगे अच्छी सैलरी बन जाती है दोस्तों। इन सभी पोस्ट में जितनी भी यहाँ में आपको दिख रही है और जो मैं बताऊंगा, उनमें से हाईएस्ट जो सैलरी है वो मटेरियल असिस्टेंट कैंडिडेट को ही मिलेगी। तो दोस्तों, आगे सेकंड पोस्ट की बात करते हैं, जिसमें जूनियर ऑफिशियल असिस्टेंट, जिसको JOAB बोला जाता है। इसमें यूआर की है 12, ईडब्ल्यूएस की है 2, ओबीसी की 7, एससी की 4 और एसटी की 2। इस तरह से टोटल इसमें हो गई 27 पोस्ट, और इसकी पे लेवल रहने वाली है 2, बेसिक 19,900 रहेगी। थर्ड वेब पोस्ट की बात करते हैं, जिसमें सिविल मोटर ड्राइवर रहने वाला है, जिसको ओजीवी बोला जाता है। इसमें यूआर की 3 है, ईडब्ल्यूएस की कुछ नहीं है, ओबीसी की 1 है, एससी और एसटी की इसमें नहीं है। तो इस तरह से टोटल इसमें ओनली 4 पोस्ट दी गई है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि आपका रहने वाला है टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड। इसमें यूआर की है 7, एससी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 3, एससी की 2 और एसटी की 1। टोटल इसमें हो जाएगी 14 पोस्ट, और इसमें भी लेवल 2 की वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद बात करेंगे फायरमैन की। फायरमैन में टोटल यूआर की 102 है, जो कि अब तक की सबसे जितनी भी बताई गई है उनमें से सबसे ज़्यादा यूआर में दी गई है। ईडब्ल्यूएस में 24 है, ओबीसी में 66, एससी में 37 और एसटी में 18। टोटल हो जाती है 247, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी फायरमैन वाली पोस्ट की गई है, और जो पे स्केल है वो भी लेवल 2 की रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं कारपेंटर एंड जॉइनर की। इसमें यूआर की रहने वाली है आपकी 5, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे कुछ नहीं है, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, और इसमें एसटी की एक भी पोस्ट नहीं है। टोटल 7 वैकेंसी कारपेंटर जॉइनर की दी गई है, और लेवल 2 की बात इसमें दी गई है। इसके बाद में बात करेंगे इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों पेंटर यानी डेकोरेटर की, जिसमें यूआर की 9 रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की इसमें कुछ नहीं है, ओबीसी की 1 है और एससी एसटी की इसमें नहीं है। तो टोटल इसमें रह जाएगी आपकी पोस्ट 5। ठीक है, और लेवल 2 की ये वैकेंसी रहेगी। इसके बाद में बात करते हैं एमटीएस की। तो यूआर में 7 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 2, एससी की 1 है, एसटी में इसमें एक भी पोस्ट नहीं है। तो टोटल हो जाएगी 11। इसकी जो पे स्केल है वो L1 की रहने वाली है। लास्ट जो पोस्ट रहेगी वो ट्रेड्समैन मेट वाली रहने वाली है, जिसमें यूआर की पोस्ट रहने वाली है 159, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। इससे पहले फायरमैन की थी यूआर में 102। ओबी ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 38, ओबीसी में 105 है, एससी में 58 है, एसटी में 29। टोटल 389 वो टोटल वैकेंसी है ट्रेड्समैन मेट की। तो दोस्तों, और इसकी जो पे स्केल है वो L1 की रहने वाली है। इस तरह से दोस्तों दो ही एक ऐसी वैकेंसी है जिसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है बहुत ज़्यादा है। एक जो पहले नंबर पे आती है ट्रेड्समैन मेट, जो कि टोटल है 389 पोस्ट है, और उसके बाद आती है फायरमैन, जो कि 247 की रहने वाली है। अंतर इतना ही है कि जो ट्रेड्समैन मेट है उसकी पे लेवल 1 है और फायरमैन की L2 है। तो दोस्तों, इस तरह से सैलरी का अंतर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, आपकी जो पोस्ट है वो रीजन वाइज किस तरह से है, रीजन में भी कौन कौन से स्टेट आते हैं, जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे इनकी पोस्ट है। तो दोस्तों, ईस्टर्न रीजन में आप देख सकते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर है। उनमें जितनी ये पोस्ट दी गई है उसमें बटी हुई है कि उनमें कितनी वैकेंसी है, किस किस पोस्ट की ऐसे बटी हुई है। उसके बाद में बात करते हैं वेस्टर्न की। तो वेस्टर्न में दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आता है। इसमें ओनली 2 पोस्ट ही दी गई है। नॉर्थ रीजन की बात करते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आता है, उसमें ये वाली पोस्ट शामिल की गई है। साथ में सदर्न रीजन की बात करते हैं, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु आता है, उनमें ये वाली पोस्ट दी गई है। साउथ वेस्टर्न की बात करते हैं, जिसमें ओनली 2 स्टेट आते हैं, राजस्थान एंड गुजरात, उसमें इन पोस्टों की बात आएगी। वेस्ट
सेंट्रल वेस्ट में एमपी, यूपी और उत्तराखंड को शामिल किया जाता है और सेंट्रल ईस्ट में वेस्ट बंगाल, झारखंड और सिक्किम को किया जाता है, जिसमें ओनली एक ही पोस्ट है फायरमैन की, जिसकी पोस्ट है 10। तो दोस्तों जैसा कि जो टोटल वैकेंसी थी वो इस तरह से रीजन वाइज और रीजन में भी स्टेट वाइज बटी हुई है। तो दोस्तों जब आप अपना फॉर्म भरोगे, ठीक है, जब आप अपना फॉर्म भरोगे तो आपके सामने प्रेफरेंसी आपको मिल सकती है कि इस स्टेट वाइज या फिर आप जिस रीजन से अप्लाई करोगे उसमें भी आपको ये स्टेट की प्रेफरेंसी देनी होगी, तब जाके आपका जो भी आप लास्ट मेरिट में आओगे तो आपको प्रेफरेंसी के अकॉर्डिंग पोस्ट मिल जाएगी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी में अब आगे आते हैं। इसमें दोस्तों चाहे इंडिया का हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। आगे बात करेंगे, आगे आ जाएगा एज लिमिट का, यानी एज का क्राइटेरिया, और साथ में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एजुकेशन की वो आ जाएगी। तो बात करते हैं, तो शुरुआत करेंगे जो अपना पोस्ट रहने वाली है मटेरियल असिस्टेंट की। एज की बात करेंगे दोस्तों, इसमें एज रहेगी मिनिमम 18 से मैक्सिमम 27 के एज रहेगी। साथ में जो भी रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज रिजर्व कैटेगरी की वो आपको मिल जाएगी। एजुकेशन की बात करते हैं दोस्तों, आपका इसमें ओनली ग्रेजुएट चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, यानी किसी भी ब्रांच किसी भी सब्जेक्ट से ओनली ग्रेजुएट चाहिए, ओनली ग्रेजुएट चाहिए। साथ में डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, मटेरियल मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर इसमें नहीं है तो किसमें, इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, यानी आपका किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, एनी अदर डिसिप्लिन में आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों ये कोई केस हुआ था पहले का, उसमें बताया गया था कि कोई स्टूडेंट पास हुआ था जो कि उसकी जो डिग्री थी वो डिस्टेंस लर्निंग वाली थी। डिस्टेंस लर्निंग वालों में जो केस हुआ था उसमें इन्होंने साफ हो गया था कि जो डिस्टेंस लर्निंग का जो भी डिग्री देंगे दी जाएगी वो उनको मान्य नहीं है, तो वो वैलिड नहीं होगा। तो जब डीवी होगा लास्ट में तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों पहले ही इसमें बता दिया गया है जो भी आपकी डिग्री हो डिस्टेंस लर्निंग में नहीं होनी चाहिए। सेकंड पोस्ट की बात करता है इसके बाद में दोस्तों सेकंड पोस्ट की बात करता है जो आपने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी जेओ की रहने वाली है। एज की बात करते हैं तो मिनिमम 18 से 25 की एज रहने वाली है, विद रिलैक्सेशन अलग से है। बात एजुकेशन की आती है तो इसमें ओनली 12th पास चाहिए स्टूडेंट को। साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, इसमें आएगी फिर सिविल मोटर ड्राइवर। इसमें एज रहने वाली है आपकी 18 से मैक्सिमम 27 और आपको इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए ओनली 10th पास चाहिए, मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास। साथ में आपका सिविलियन ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए किसमें, हेवी में, ठीक है, और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी जरूरी है। तो दोस्तों ये एसेंशियल है, डिजायरेबल नहीं है। डिजायरेबल में अगर हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, पर ये एसेंशियल है तो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस इसमें मांगा जाएगा और जो भी जरूरी है। अब बात करते हैं टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की, जिसमें एज का क्राइटेरिया है 18 से 25 का और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 10+2 यानी 12th पास स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। अब बात करेंगे इसमें और क्या चीजें मांगी गई है। एसेंशियल प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग इन पीबीएक्स बोर्ड, यानी आपकी जो पीबीएक्स बोर्ड है जो टेक्निकल है, क्योंकि ये टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है तो टेक्निकल वाली है, उसमें आपका ये एक्सपीरियंस चाहिए, आपको हैंडल करना होना चाहिए पीबीएक्स बोर्ड जो भी होता है। और डिजायरेबल क्या है, फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि डिजायरेबल में जरूरी नहीं है कि आपको आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, अगर आए तो वेल अच्छी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश में स्पोकन इसलिए क्योंकि ये टेली ऑपरेटर है तो जो इस जरूरत पड़ने पर आपको इंग्लिश का भी यूज किया जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं फायरमैन की, जिसमें इसका क्राइटेरिया 18 से 25 का है और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन मांगी है, यानी ओनली 10th पास। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं मांगा और ये लेवल L2 की रहने वाली है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था ये सेकंड नंबर की रहने वाली है जिसमें ज्यादा पोस्ट है, अप्रोक्सीमेट 247 बताई थी मैंने, वो देख लेना मैंने जो भी बताई, पर सेकंड लास्ट है जो सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें है। अब आते हैं दोस्तों कारपेंटर एंड जॉइनर में, इसमें भी जो एज का क्राइटेरिया है 18 से 25 का है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन चाहिए, आपका 10th पास चाहिए। साथ में सर्टिफिकेट चाहिए किस ट्रेड में, आईटीआई चाहिए आपको कारपेंटर वाली ट्रेड में, और साथ में 3 ईयर का आपका ट्रेनिंग होना चाहिए, एक्सपीरियंस का मांगा गया है इसमें। दोस्तों ये एसेंशियल है, डिजायरेबल नहीं है, तो ये जरूरी है आपके पास होना। इसके बाद बात करेंगे पेंटर एंड डेकोरेटर की, क्राइटेरिया वही है सेम 18 से 25 और 10th पास है, ये जरूरी है। साथ में इसमें वही आईटीआई चाहिए आपकी पेंटर या डेकोरेटर में और 3 ईयर का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस का आपका होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जो आएगी आपकी एमटीएस, क्राइटेरिया इसका वही है 18 से 25। इसमें भी एज इसमें भी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिकुलेशन ओनली और डिजायरेबल है।
की जो ड्यूटीज है वो रेस्पेक्टिव ट्रेड के अंतर्गत होगी। जिस भी जगह आपकी पोस्टेड होगी वहाँ पे जो भी आपका एमटीएस का काम होता है वो आपको करना होगा। और अगर 1 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है आपका एमटीएस में तो बहुत अच्छी बात है, इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, असेंशियल नहीं है, डिजायरेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद बात करेंगे ट्रेड्समैन की, जो कि मैंने बोला था सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो इसमें ही है। एज इसमें सेम मांगी गई है 18 से 25, और जो क्वालिफिकेशन है वो ओनली 10th पास। डिजायरेबल यानी आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस ट्रेड के अंतर्गत होना चाहिए, आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जो डिजायरेबल है, जरूरी नहीं है आपका ओनली 10th पास हो तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इसमें लिंक आया है, ये लिंक है, इसमें आप इसको आप कॉपी कर सकते हो और गूगल पे जाके पेस्ट कर सकते हो। वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ जाके भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो अगर ये इनेबल है तो, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, आगे आते हैं दोस्तों जो आपको जानने की जरूरत है। जैसे कि एज का बताया था 18 से 25 का क्राइटेरिया मोस्ट ऑफ द उसमें दिया गया था जितनी भी पोस्ट थी। और रिलैक्सेशन का दोस्तों इसमें इस तरह से रहने वाला है कि अगर एससी एसटी है और कैंडिडेट तो 5 साल की छूट है, ठीक है, 5 साल की छूट है। ओबीसी को 3 साल की छूट है। को पीडब्ल्यूडी जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं वो 10 साल की छूट है। पीडब्ल्यूबीडी जो कि ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उनको 13 साल की छूट है। और अगर एससी एसटी कैंडिडेट वाले हैं पीडब्ल्यूडी तो उन्हें 15 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन वालों को यहाँ पे 3 साल का छूट दी गई है। आगे अलग अलग सेक्टर है उनमें अलग अलग छूट दी गई है। जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी में हो वो देख के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं दोस्तों इसमें जो आपको जानने की जरूरत है वो यही है कि आपको ओनली 1 पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है जिसके लिए आप एलिजिबल हो। और साथ में फॉर्म फिल करते वक्त जो कैंडिडेट सबसे पहले फॉर्म फिल करेगा फॉर्म, तो उसके आधार पर ही उसको सेंटर अलॉट होंगे, क्योंकि इन्होंने दे रखा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। यानी जो कैंडिडेट जितनी जल्दी फॉर्म भरेगा उसको उसकी के अकॉर्डिंग जो सेंटर होगा वो अलोकेट हो जाएगा। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। जो तो दोस्तों लास्ट डेट की वेट ना करते हुए जो जल्दी जितनी फॉर्म भरेगा उसको इतना ही जल्दी अलॉट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आगे और देखते हैं क्या चीज़ आती है। जो रिमेनिंग है वो आपका है इसमें, क्योंकि ये टेक्निकल फील्ड वाली अलग अलग बीच में पोस्ट है तो इसमें आपका और साथ में क्योंकि आर्मी कॉप्स वाली ये डिपार्टमेंट की वैकेंसी है तो इसमें थोड़ा फिजिकल का रिक्वायरमेंट तो जरूरी है, स्वाभाविक है। तो इन्होंने जो फिजिकल स्टैंडर्ड स्किल टेस्ट मांगा गया है उसके बारे में और बात कर लेते हैं, साथ में और क्या क्या एसेंशियल चीज़ इन्होंने मांगी है। तो दोस्तों जो मटेरियल वाली पोस्ट रहने वाली थी उसमें जो क्वालिफाइंग स्टेज जो रहने वाली है वो सिर्फ आपकी कुछ नहीं है, और जो सेकंड स्टेज है वो आपका रिटर्न एग्जाम है, यानी आपको ओनली रिटर्न एग्जाम देना होगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपका जो स्टेज फर्स्ट है वो आपकी टाइपिंग रहने वाली है, जो मैंने पहले बता दिया था। इंग्लिश में 35 की स्पीड चाहिए वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर ये क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके आफ्टर दैट आपका रिटर्न एग्जाम होगा। सीएमडी जो कि ड्राइवर की वाली पोस्ट रहने वाली है, तो आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा और वर्बल क्वेश्चनिंग अबाउट मेंटेनेंस फंक्शनिंग ऑफ हैवी एंड लाइट व्हीकल। तो आपका ये एक स्किल टेस्ट होगा, वहाँ पे आपको ड्राइविंग टेस्ट भी दी जाएगी, और इनसे रिलेटेड आपका हैवी और लाइट जो भी व्हीकल होता है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे जो वर्बली आपसे पूछी जाएंगे उस टाइम स्किल टेस्ट के टाइम पे। उसका अगर ये क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आप रिटर्न एग्जाम के लिए अपेयर हो जाओगे। टैली ऑपरेटर की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें भी ओनली आपका एक ही स्टेज है, रिटर्न एग्जाम। फायरमैन में दोस्तों क्योंकि ये भी टेक्निकल वाली चीज़ है तो इसमें आपका दोनों चीज़ होगी, पीईटी और पीएसटी। पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को दोस्तों यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट के द्वारा भी बोला जा रहा है, जो कि क्वालिफाई है इसमें बोला। हाइट विदाउट शूज यानी हाइट चाहिए आपको 165 सेंटीमीटर ओनली, ठीक है। इसमें कोई सैंडल वैंडल या कोई शूज वूज का नहीं चलेगा। साथ में कंसेशन चल जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर का, जो भी अगर एसटी जो कि एसटी कैटेगरी के ये कैंडिडेट हैं तो। चेस्ट की बात करते हैं तो बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंड यानी फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। वेट आपका 50 केजी होना चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें आप। आगे बात करते हैं जो लगेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको बोला जाता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसमें दोस्तों आपकी रेस होने वाली है, आप बोल सकते हो 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर भी बोल सकते हो। इसमें बात करेंगे दोस्तों उन कैंडिडेट की जो ईएसएम और फीमेल को छोड़ के, जो ईएसएम कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी को छोड़ के बाकी जो भी रिमेनिंग कैटेगरी है उनको 6 मिनट में ये 1600 मीटर की रेस पूरी करनी होगी, ठीक है। 6 मिनट का टाइम है, 1600 मीटर की रेस पूरी करनी है। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट है तो उनको टाइम दिया गया है 8 मिनट 26 सेकंड के अंदर आपको 1600 मीटर रेस पूरी करनी है। ईएसएम कैंडिडेट के कैटेगरी के कैंडिडेट है तो उनको एज के अकॉर्डिंग इसमें क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर कैंडिडेट 40 से बिलो है यानी 40 से नीचे है एज का तो उसको 7 मिनट 11 सेकंड के अंदर पूरा करना होगा।
और अगर उनकी एज 40 से 45 के बीच में है तो उनको 7 मिनट 48 सेकंड में पूरा करना होगा, और एज अगर 45 से अबव है यानी 45 से ज़्यादा है तो उनको 9 मिनट 22 सेकंड में इस रेस को पूरा करना होगा 1600 मीटर। तो दोस्तों जो रेस है उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं है कि हाँ उनको 1200, 1000 या 800 मीटर की रेस करवाएं। रेस सेम है, 1600 मीटर है, बस इन्होंने ईएसएम कैटेगरी को अलग अलग एज के अकॉर्डिंग बांट दिया गया है। तो दोस्तों इसके बाद में जो क्या आएगा, रेस होने के बाद में आपका एक वेटिंग लिफ्टिंग वाला है इसमें टेस्ट, जो कि 63.5 यानी 63.5 केजी का एक कैरिंग बैग होगा, उसको 183 मीटर तक ले जाना होगा, वो भी विद इन 96 सेकंड में। यानी आपको 63.5 केजी का कोई बैग दे दिया जाएगा, उसको आपको 183 मीटर ले जाना है, जो भी 96 सेकंड के अंदर अंदर, है ना। मैं पहले बता रहा हूँ ये क्वालिफाइंग टेस्ट है, तो ये चीजें क्वालिफाई करना तो जरूरी है। इसके बाद में आएगा 2.60 मीटर यानी क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिटेच लैंडिंग ऑन द बोथ फिट लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप से आप समझ सकते हो, अगर ऊपर की लैंग्वेज ना समझो तो लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, ठीक है। क्लाइंबिंग 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 जानते होंगे, तो उसके लिए चाहिए 3 मीटर की वर्टिकल रोप, ठीक है, हैंड्स एंड फिट, ठीक है, दोनों तरह से आपका 3 मीटर का क्लाइंबिंग चाहिए। अब आते हैं अदर पोस्ट के लिए। जो कि रहने वाली है कारपेंटर एंड जोइनर। तो दोस्तों इसमें आपका जो स्टेज फर्स्ट है उसमें लगने वाला है मेकिंग फर्नीचर वुडन आइटम, यानी आपको कोई भी वुडन की आइटम की मेकिंग करनी होगी, यानी बनाना होगा, प्रॉपर फिनिशिंग होनी चाहिए, प्रॉपर फिनिशिंग। वो और साथ में उनसे रिलेटेड आपको वर्बली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या किस किस टाइप की लकड़ियां होती है ना, और कैसे यूज आती है, कैसे वो जो भी उस फील्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो पूछ सकते हैं। इसको अगर क्वालिफाई कर लिए तो आपका फिर रिटर्न एग्जाम लगेगा, ठीक है। चाहे पेंटर या डेकोरेटर की बात हो तो उसमें भी सेम ऐसे ही है। पेंटर ऑफ वुडन एंड आयरन आइटम्स, उनको पेंटिंग ऑफ वुडन यानी जो वुडन पे जो भी पेंटिंग होती है या आयरन पे होती है उनसे रिलेटेड वर्बली क्वेश्चन की जाएगी, तो उनका भी बहुत ध्यान रखना होगा। ये चीज़ें क्वालिफाइंग मार्क्स है, इजी में नहीं लेना, क्योंकि अगर इजी ले लिए तो वहाँ अगर वर्बली क्वेश्चन में जवाब नहीं दे पाए तो आप फेल हो जाओगे और रिटर्न एग्जाम के लिए नहीं अपियर होगे, आप पहले ही बाहर हो जाओगे। आगे बात करते हैं जो कि एमटीएस की पोस्ट रहने वाली है, उसके लिए ओनली रिटर्न एग्जाम है। आगे आते हैं दोस्तों, बात लास्ट पोस्ट की करते हैं जो कि अपनी ट्रेड्समैन वाली रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें भी आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। इसमें आपको 1500 मीटर विद इन 6 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी, ठीक है। 50 किलो का बैग आपको 200 मीटर तक ले जाना होगा, विद इन 100 सेकंड के अंदर अंदर आपको 200 मीटर 50 केजी का बैग ले जाना होगा। अब ईएसएम कैटेगरी की बात करते हैं, जिसमें पहले ही दे दिया बिलो 40 यानी 40 से एज के कम वाले स्टूडेंट के लिए 1500 किलोमीटर की जो रेस है वो आपको करनी होगी पूरी 431 सेकंड यानी 7 मिनट 11 सेकंड के अंदर 1500 मीटर पूरी कंप्लीट करनी होगी रेस। साथ में 50 किलो का बैग ले जाना होगा 200 मीटर तक 2 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, यानी 2 मिनट यानी 120 सेकंड। 40 से 45 के बीच के एज की बात करते हैं तो दोस्तों उनको जो 1500 किलोमीटर की रेस है वो 7 मिनट 48 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी होगी, और जो 50 किलो का बैग है वो 2 मिनट 10 सेकंड के अंदर पूरा करना होगा, और डिस्टेंस सेम है 200 मीटर। जो 45 से अबव कैटेगरी और जो 45 से अबव हैं जो स्टूडेंट ईएसएम कैटेगरी में, उनको 1500 किलोमीटर उनको 1500 मीटर जो रेस पूरी करनी होगी 9 मिनट 22 सेकंड में, और जो 50 किलो का बैग है वो 200 मीटर रहेगा सेम 2 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरा करना होगा। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो दोस्तों रेस की दूरी वही है 1500 मीटर, पर उन्हें 8 मिनट 26 सेकंड के अंदर ये चीज़ें पूरी करनी होगी। वेट की बात करते हैं तो 50 किलो सेम है, 200 मीटर भी सेम है, पर जो टाइमिंग है वो 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर इनको वो डिस्टेंस कवर करनी होगी 50 किलो के वेग को लेके। अब आते हैं दोस्तों जो रिटर्न एग्जाम लगेगा, सेकंड स्टेज लगेगी, उसका क्या पैटर्न है, क्या एग्जाम ऑफ स्कीम है ना। तो उस पे बात करते हैं। जो भी आपको पता है अलग अलग डिफरेंट पोस्ट है, तो डिफरेंट पे लेवल के अलग अलग आपकी इसमें एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। शुरुआत करते हैं एग्जाम पैटर्न की। मैं पहले बता देता हूँ, इसमें लेवल 1 और लेवल 2 के लिए मैं पहले बता रहा हूँ, जो कि 10th पास वाली जितनी भी पोस्ट है दी गई है उनके लिए मैं पहले एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ। आप जब टेबल में ऊपर जाके देख सकते हैं कि लेवल 1 और लेवल 2 की कौन सी पोस्ट है जिसमें 10th पास से क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। तो दोस्तों उसका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछी जाएगी, उसके क्वेश्चन होंगे टोटल 50 मार्क्स की 50 यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। एप्टीट्यूड की बात करते हैं यानी मैथ की बात होगी, जिसके 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के। फिर आएगी आपकी जनरल इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। उसके बाद आएगा जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो दोस्तों इसमें आपकी 4 सब्जेक्ट रहने वाली है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे 50 मार्क्स का, और उसको टोटल आपका दिया जाएगा टाइम 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको इसमें। तो दोस्तों
जो एग्जाम पैटर्न है बहुत अच्छा है, बहुत सरल है। अदर एग्जाम में भी यही पैटर्न के इसी पैटर्न के आधारित पेपर होते हैं अदर एग्जाम में भी, तो जो इतना डिफरेंस नहीं है। जो अदर एग्जाम में होता था पैटर्न, रीजनिंग भी होती थी, मैथ भी होती थी और इंग्लिश अवेयरनेस और जनरल नॉलेज भी के क्वेश्चन भी आते थे, सेम है, कोई डिफरेंट पैटर्न नहीं है, बस अंतर कहाँ आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्तों जो 12th पास वाली लेवल की जो पोस्ट थी, उनकी बात करते हैं, जो कि लेवल 2 की रहने वाली थी। ठीक है, जिनका जो क्राइटेरिया है एजुकेशन का वो 12th पास है। ठीक है, इसमें भी सेम दोस्तों, जो डिफरेंस आएगा, जो पहले के 10th पास वाली जो भी वैकेंसी का एग्जाम पैटर्न है और इसमें जो 12th पास वाली है, उसका जो डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ। उसमें दोस्तों आपने देखा होगा कि जो जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है और जनरल इंग्लिश के ओनली 25 क्वेश्चन है। इसमें उल्टा है, जनरल अवेयरनेस के तो 25 आएंगे और इंग्लिश के आ जाएंगे आपके 50। तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि जैसे ही अच्छे पोस्ट के लिए कोई क्वालिफिकेशन बढ़ी है, तो उनका पैटर्न यानी स्कीम भी पूछने की अलग बढ़ गई है। बाकी सब्जेक्ट सेम है, एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का है, रीजनिंग 50 है, न्यूमेरिक यानी मैथमेटिक्स है वो 25 की आएगी, वो सेम है उसमें भी, बस अंतर यही है, जनरल अवेयरनेस जहाँ 50 आ रहे थे 25 आएंगे और इंग्लिश जहाँ 25 आएगी वहाँ 50 क्वेश्चन आएगा और वही 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम है। बात करते हैं जो रिमेनिंग जो एक लास्ट पोस्ट थी, जिसमें जो सबसे ज़्यादा थी, जिसको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो ग्रेजुएशन लेवल की थी और पे लेवल L5 की थी। इसमें दोस्तों इसमें भी कोई एग्जाम पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी सेम है। जो रीजनिंग है 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 50 क्वेश्चन, सेम 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों ये आपका पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। साथ में ये ऑनलाइन नहीं लगेगा आपको, मैं पहले ही बता देता हूँ। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको बता दिया, पर जो ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं लगेगा, सीबीटी नहीं लगेगा, ये आपका ओएमआर बेस्ड रहेगा। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन आप देख सकते हो, ओएमआर बेस्ड एग्जाम रहेगा और यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, इसको क्लिक करके भी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग की बात करें दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग दे रखी है 0.25 मार्क्स, यानी 1/4 ऑफ मार्क्स रहेगी नेगेटिव मार्किंग। अच्छी है, 1/3 होती है तो ज़्यादा, 1/3 होती है तो हमें सोच समझ के क्वेश्चन करने होते हैं, 1/4। इसके बाद में दोस्तों नीचे आएंगे जो सिलेबस दिया हुआ है पूरा, कि सिलेबस रीजनिंग का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का और जीके का, उसमें किस क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे आप साहब यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट सिलेबस के लिए रिक्वायरमेंट है, जो सिलेबस देखना चाहता है, उसके लिए मैं पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा उसको, और उसके लिए आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ मैंने टेलीग्राम का लिंक है वो शेयर कर दिया है, वहाँ जाइए उस पर क्लिक करिए, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पहुँच जाओगे, वहाँ आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी, आप आराम से पूरे सिलेबस को देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कि आपको और क्या-क्या चीज़ें इसमें दी गई है जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसमें पोस्टिंग का पहले बता दिया कि जो प्रेफ़रेंस ऑर्डर ऑर्डर ऑफ प्रेफ़रेंस देनी पड़ेगी चॉइस ऑफ रीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो मैंने पहले बता दिया था कि आपको प्रेफ़रेंस देनी पड़ेगी, तो यहाँ यहाँ पे फाइनल हो गया। इसमें आपके हेल्थ है, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की फिज़िकल इलनेस नहीं होनी चाहिए। साथ में और क्या-क्या चीज़ें दी गई है इसमें, आपको इसमें कोई भी टीए, डीए नहीं मिला जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम अगर आपका कहीं पे भी एग्ज़ाम सेंटर आता है तो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, पूरे पीडीएफ में आपको जो जानने की ज़रूरत थी मैंने सारी आपको एक-एक डिटेल पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन आपको सारी बता दी है। तो दोस्तों जो स्टूडेंट जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए और फॉर्म भी भर दीजिए। ज़्यादा लेट नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादा लेट हो गए तो मैंने पहले ही बता दिया कि प जो सबसे पहले फॉर्म भरेगा उसको उसकी प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग सेंटर मिल जाएगा, जो जितना लेट होगा उसका सेंटर उतना ही लेट दूर आएगा। तो दोस्तों फॉर्म जल्दी भर दीजिएगा और तैयारी साथ में कर लीजिएगा। विदिन 6 से 8 महीने के अंदर आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा और आपका जॉइनिंग भी हो जाएगी। तो दोस्तों जो कैंडिडेट इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं, अगर वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इनसे रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आता है, एडमिट कार्ड हो या रिजल्ट हो, जो भी हो या एक्स्ट्रा कोई नोटिफ़िकेशन आता है इनसे रिलेटेड, तो मैं आपको वो बता सकूँ, वो उसकी जो अपडेट है वो आप तक मिल सके टाइम टू टाइम। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन भी दबा देना है, जिससे आपको अपडेट मिल जाए नोटिफ़िकेशन का। ठीक है? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ में, नए अपडेट के साथ में। ठीक है? धन्यवाद, जय हिंद।